Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन में फेरेंक्स से लेके जो स्टमक तक का जितना जो पोर्शन होता है और इसमें किस तरह से डाइजेशन होती है इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स की हमने बात की या फिर जो हमने माउथ से जो फूड एंटर होता है, एंटर होने के बाद जो है फेरेंक्स से पहले जो हमारे सलाइवा जो होता है वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे पिछले जो लेक्चर है, पिछला जो हमारे वीडियो का पार्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको फर्दर 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करके इसके पार्ट्स बना दिए हैं 3। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ह्यूमन का या फिर मैन का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, सलाइवा तक तो। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन, फेरेंक्स से लेके स्टोमक तक। Pharynx and swallowing. It is a posterior narrow part of the oral cavity which contains the openings of the esophagus and glottis. ये posterior narrow part होता है oral cavity का, जो कि ओपनिंग्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एसोफेगस और ग्लोटिस शामिल है। Without the palate, we could either breathe or swallow the food, but not both. पैलेट के बगैर जो है हम या तो खाना खा सकते हैं, या तो फूड को जो है हम निगल सकते हैं, या फिर हम ब्रीथ कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं। दोनों काम जो है वो एट अ टाइम नहीं हो सकता। द swallowing is initially a voluntary action, but afterward it continues as involuntary action. swallowing जो है वो स्टार्ट में जब हम कर रहे होते हैं तो ये एक voluntary action होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपनी मर्जी से ये करते हैं। लेकिन बाद में जो है ये आगे जाके ये इनवॉलंटरी एक्शन में चला जाता है, क्योंकि उसके बाद ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। द सॉफ्ट पैलेट हेल्प्स इन swallowing, during which the elastic cartilaginous flap epiglottis is pushed flat over the glottis by the upward movement of the larynx, so that no food enters the windpipe. अच्छा, जो हम फूड खाते हैं वो विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता? वो इसलिए नहीं चला जाता है क्योंकि जो सॉफ्ट पैलेट जो है वो जब हम फूड निगल रहे होते हैं तो उस दौरान हेल्प करता है कि जो इलास्टिक कार्टिलेजियस जो फ्लैप एपिग्लोटिस जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको पुश कर लेते हैं, ग्लोटिस को जो है पुश कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो जो लैरिंक्स के अपवर्ड इसकी मूवमेंट होती है। तो इस तरह से जो है जो विंड पाइप जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, तो वहाँ से फूड इंटर नहीं हो सकता। समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे कभी कभार जो है गलती से ऐसा होता है कि कभी कभार जो फूड के छोटे ज़रात जो है वो वहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है खांसी ज़्यादा होती है। और खांसी जो है उससे अगर ज़ोर से ज़रा खांसी की जाए तो वो फूड पार्टिकल जो हैं जितने भी उधर चले गए हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। However, when accidentally some other than gases comes in between the epiglottis and glottis, a powerful coughing reflex expels it out and throws it back into the mouth cavity. और समटाइम ऐसा होता है कि ये अचानक जो है कोई गैसेस वगैरह या फिर कुछ भी जो है वो वो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के दरमियान चला जाता है। तो उस दौरान जो है जो पावरफुल कफिंग जो करते हैं, यानी ज़ोर से खांसी अगर किसी को हो जाए तो उससे जो है वहाँ पे जो भी मटेरियल या फिर जो भी गैस वहाँ पे एंटर हुआ है वो एक्सपेल हो जाएगा और वो फिर वापस माउथ में आ जाएगा। The swallowed food is in the form of bolus passes down into the esophagus. यानी जो swallowed food जो होता है वो बोलस की फॉर्म में, यानी जो निवाले की फॉर्म में जो है एसोफेगस के अंदर चला जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि विदाउट द पैलेट वी कुड आइदर ब्रीथ और swallow एंड द फूड बट नॉट बोथ। यानी यहाँ पे वही बात रिपीट की गई है कि जो पैलेट के बगैर जो है हम क्या कर सकते हैं, या तो सिर्फ हम ब्रीथ कर सकते हैं या फिर हम फूड को ले सकते हैं, यानी फूड को निगल सकते हैं, लेकिन जो है दोनों यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो फूड जो है वो कैसे निगल लेते हैं ह्यूमन बींग्स।
तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दी गई है, ये जो बकल केविटी है उसमें फूड किस तरह से जा रहा है वो दिखाया गया है, और एपिग्लोटिस जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे शो की गई है। और टंग जो है ये क्या करती है, फोर्स डेवलप करती है बोलस पे, और बोलस जो है उसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है और फिर वो आगे जो केविटी होती है उसकी तरफ यह चला जाता है। और जो सेकेंड पार्ट है इसमें यह दिखाया गया है कि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है अब ये इनवॉलंटरी एक्शन में चला जाता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता। तो जो ग्लोटिस जो है ओपनिंग जो फेरेंक्स में जाती हैं, ग्लोटिस जो है वो फिर क्लोज हो जाता है, और फिर इससे क्या हो जाता है, जो बोलस जो है वो एसोफेगस के अंदर जो है इंटर हो जाता है, उस तरह से वो आगे पास होता है, आगे जो भी केविटी होती है उसके अंदर ये इंटर हो जाता है। Esophagus. This is a narrow muscular tube containing mucus gland about 25 cm long running through the thoracic cavity. It conveys the food and fluids by peristalsis from pharynx to the stomach. ये जो एसोफेगस है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये मस्कुलर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है म्यूकस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। और ये तकरीबन जो है 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, और ये हमारी जो थोरेसिक केविटी होती है उसमें ये होती है। ये जो केविटी, ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग, जिसको हमने एसोफेगस कहा, ये थोरेसिक जो केविटी होती है वहाँ पे मौजूद होती है। इट कन्वेज द फूड एंड फ्लूइड्स बाय पेरिस्टालिसिस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। अब ये जो है फूड को आगे कन्वे करती है, आगे पास करते हैं, और फ्लूइड्स वगैरह जो भी हो उसको आगे पास करती है पेरिस्टालिसिस के जरिए। पेरिस्टालिसिस ये एक मूवमेंट होती है हमारे, आगे जाके हम इसी के नीचे जो है पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। और उस मूवमेंट के जरिए जो है पेरिस्टालिसिस के जरिए ये फेरिंग्स से फूड को स्टोमक तक लेके जाती है। Peristalsis, the basic propulsive movement of the gastrointestinal tract is peristalsis. जो बेसिक जो मूवमेंट होती है, propulsive जो मूवमेंट होती है gastrointestinal जो ट्रैक की, उसको peristalsis कहा जाता है। These are alternate rhythmic contraction and relaxation of the gut wall. और ये क्या होती है, इसमें अल्टरनेटली रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है जो गट वॉल होती है उसकी, क्योंकि मूवमेंट ही इसी तरह होती है, एक जो है एक तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होगी और दूसरी तरफ से रिलैक्सेशन होगी। तो इसी की बिना पर जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है उसी से ही आगे मूवमेंट जो है वो हो जाती है किसी भी चीज़ की। Antiperistalsis in the early stages of excessive gastrointestinal irritation or overdigestion, antiperistalsis begins to occur, often minutes before vomiting appear. अब पेरिस्टालिसिस के जरिए फूड एंटर तो होता है अंदर, तो अगर कोई फूड जो है हमें हमारे जो डाइजेशन का सिस्टम है उसके लिए वो ओवरलोड हो, या फिर जो है कोई ऐसी चीज़ हम खाए जो हमारा अंदर जाके हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कबूल ना करे उसको, तो उस टाइम पे जो है एंटीपेरिस्टालिसिस का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। एंटीपेरिस्टालिसिस जो है ये जब होती है तो उसके कुछ मिनट्स में ही क्या होता है, वहाँ पे अक्सर जो बंदा है, जो भी है जिसने ओवर डाइजेशन की है या फिर कोई इरिटेटिंग कोई फूड उसने खा लिया है, तो उसको वोमिटिंग होने लगती है, उसको उल्टियाँ आने लगती है। When the abdominal muscles contract, the stomach is squeezed. जब एब्डोमिनल जो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका स्टोमक जो है वो स्क्वीज्ड होता है। Stomach. The stomach is a distensible muscular bag lying below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity. Stomach जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्कि एक बैग ही होता है, एक पाउच होता है जो कि हमारे डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है, और हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके लेफ्ट साइड पे ये मौजूद होता है। It performs three functions: storage of food, mechanical digestion by peristalsis, and chemical digestion of food by enzymes, which is reduced to a creamy paste called chyme. इसके 3 फंक्शंस होते हैं, स्टोमक के 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो ये स्टोरेज करेगा फूड को, तो ये फूड की स्टोरेज करेगा, फूड को स्टोर करेगा। दूसरा ये कि ये मैकेनिकल डाइजेशन करेगा पेरिस्टालिसिस के जरिए। पेरिस्टालिसिस क्या है, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि ये मूवमेंट होती है, ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है,
जिसके नतीजे में फूड जो है डाइजेस्ट होने लगता है। और जो केमिकल डाइजेशन होती है वो एंजाइम्स के ज़रिए होगी। केमिकल डाइजेशन फूड की किस एंजाइम्स के ज़रिए कैसे होगी, क्योंकि जो स्टोमक है, मैदा जो है, उसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो क्या करेंगे, अपने एंजाइमेटिक जो कंटेंट है वो रिलीज़ करेंगे। करने के बाद जो फूड जो भी है उसमें वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिड्यूस होता है एक क्रीमी पेस्ट में जिसको काइम कहा जाता है। द स्टोमक हैज 3 रीजन। स्टोमक के 3 रीजन है। इंटीरियर कार्डियक रीजन हैविंग म्यूकस ग्लैंड which joins the esophagus through a cardiac sphincters। जो इंटीरियर कार्डियक जो रीजन जो होता है उसमें म्यूकॉइड ग्लैंड्स होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये जो है जॉइन होता है एसोफेगस से। इंटीरियर कार्डियक जो रीजन है वो एसोफेगस से जॉइन होता है कार्डियक स्फिंक्टर्स के थ्रू। कार्डियक स्फिंक्टर्स क्या है? ये हॉल्स हैं जो असल में एसोफेगस और स्टोमक को एक दूसरे से मिलाते हैं। The middle region is the fundus, which is the main part has gastric gland। जो middle region होता है वो फंडस है, यानी ये मिलाने का काम करता है। which is the main part and has gastric glands, और ये main part होता है और इसमें जो है gastric glands मौजूद होते हैं। These gastric glands contain 3 types of cell, और ये gastric gland जो है 3 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। mucus secreting cells, तो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होंगे जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे। इसके बाद जाइमोजिन सेल्स सिक्रेटिंग पेप्सिनोजिन, और जो जाइमोजिन सेल जो होते हैं ये पेप्सिनोजिन सिक्रेट करेंगे। पेप्सिन की सिक्रेशन यहाँ पे होती है जो कि डाइजेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। एंड ऑक्सेंटिक सेल विच सिक्रेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैविंग अ pH ऑफ 1.5 to 2.5। और जो ऑक्सीनेटिक जो सेल होते हैं ये क्या सिक्रेट करते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, और इनकी पीएच जो है वो 1.5 से लेके 2.5 तक होती है। दिस कलेक्टिव सिक्रेशन इज नाउन एज गैस्ट्रिक जूस, और इन सब की जो कलेक्शन होती है, इनकी जो सिक्रेशन होती है, इसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है कलेक्टिवली। The mucus lubricates and protects the stomach lining from self-digestion by pepsin। फिर जो म्यूकस जो है ये लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है स्टोमक लाइनिंग को सेल्फ डाइजेशन से। यानी पेप्सिन हमने कहा कि ये डाइजेशन का रोल प्ले करता है, तो ये पेप्सिन जो है कहीं ना कहीं जाके ये स्टोमक को भी नुकसान पहुंचा सकता है, स्टोमक को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसमें जो है म्यूकस जो मौजूद होता है ये जो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, स्टोमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पे जो है इसकी सिक्रेशंस करता है म्यूकस की, और इस तरह से पेप्सिन जो है वो पेप्सिन जो है वो स्टोमक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फिर द HCl kills the bacteria and activates an inactive enzyme pepsinogen into pepsin, which acts upon proteins and convert them into short chain polypeptides and peptones। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा और जो इनएक्टिव एंजाइम्स जो हैं पेप्सिनोजिन के, उनको एक्टिवेट करेगा पेप्सिन में, और फिर जो है ये एक्ट करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर और इनको जो है कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन्स में पॉलीपेप्टाइड्स के या फिर पेप्टोन्स में, जो है इन प्रोटीन को पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो है जो एमसीक्यूज में आ सकता है वो ये है कि पेप्सिन का काम क्या होता है स्टोमक में। तो पेप्सिन का काम जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना होता है स्टोमक में, और HCl का काम जो है वो बैक्टीरिया को किल करना होता है, और जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन एंजाइम जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। द पोस्टीरियर पार्ट इज द टर्मिनल नेरो प्लायोरिक रीजन विच लाई द कार्डियक रीजन्स प्रोड्यूस म्यूकस। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसमें एक टर्मिनल नेरो रीजन होता है जिसको प्लायोरिक रीजन भी कहते हैं, और जो बिल्कुल कार्डियक जो रीजन था जो प्रोड्यूस करता था म्यूकस, ये भी बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। इट ओपन इनटू ड्यूडेनम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर्स और पाइलोरस विच एक्ट्स एज अ वाल्व एंड सर्व्स टू रिटेन फूड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 4 आवर। अच्छा, अब ये जो है ओपन होगा ड्यूडेनम में जाके, जो पाइलोरिक जो रीजन था वो ओपन होगा ड्यूडेनम में,
इनमें जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होंगे या फिर पाइलोरस होगा, यानी ये स्पेसिफिक ये जो यहाँ पे इसकी लाइनिंग होगी या फिर ये जो है इनको आपस में मिलाने में काम करेगा, यानी ड्यूडेनम को जो पाइलोरिक जो रीजन था वहाँ पे मिलाने में काम करेगा, तो उसको जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहा जाता है या फिर उसको पाइलोरस कहा जाता है। यानी एक ये वॉल्व होता है जो यहाँ पे फूड को रिटेन रखेगा। इसका काम ये है कि फूड को रिटेन रखता है और कुछ घंटों तक के लिए फूड जो है वो स्टोमक में ही स्टोर रहता है। Periodic relaxation of pyloric sphincters release small quantities of chyme into duodenum. अब जो पीरियोडिक जो रिलैक्सेशन जब होती है वहाँ पे तो जो पाइलोरिक जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स होता है, वहाँ पर रिलैक्सेशन होती है, तो उसमें फिर क्या होता है बाद में वहाँ से स्मॉल क्वांटिटीज में जो है काइम वहाँ से ड्यूडेनम में चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है, सॉरी। काइम क्या था? काइम जो है वो पेस्ट था। किस चीज़ का था? क्रीमी पेस्ट था। फूड पार्टिकल्स को जो है, फूड मटेरियल को जो है, जो डाइजेस्ट हुए थे, डाइजेस्ट होने के बाद स्टोमक में जो है ये क्रीम की शक्ल में वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये जो है कहाँ पे मुंतकिल हो रहा है? स्मॉल क्वांटिटीज में ड्यूडेनम में ये मुंतकिल हो रहा है। पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव स्टेट, अदरवाइज इट वुड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। अब पेप्सिन जो है यहाँ पे जो सिक्रेटेड पेप्सिन है वो इनएक्टिव होता है, अदरवाइज ये अपने वॉल को भी यहाँ पे डाइजेस्ट कर सकता है, यानी उसके अपने सेल जो होते हैं स्टोमक के जो सेल्स होते हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए जब ये ड्यूडेनम में कायम चला जाता है तो वहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।